अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हम गाइटन चैप्टर 58 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने वर्निक्स एरिया के इंटरप्रिटेटिव फंक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। वर्निक्स एरिया आपको पता है कि ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है और ये वो एरिया है जहाँ पे तीनों मैन सेंसेस के एसोसिएटिव एरिया आके सिग्नल्स दे रहे हैं और इसके साथ मिलके जो है वो हाईली इंटीग्रेटिव फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि सोमैटिक सेंसरी या सोमैटिक इंटरप्रिटेटिव एरिया है वो भी इम्पल्सेस लेके आता है इस एरिया के पास फॉर हायर इंटरप्रिटेशन। विजुअल एसोसिएटिव एरिया या इंटरप्रिटेटिव एरिया से भी इम्पल्सेस यहीं पे आती हैं फॉर हायर इंटरप्रिटेटिव फंक्शन, और सेम एज ऑडिटरी इम्पल्सेस भी यहाँ पे आती हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। यानी ये वो एरिया है जहाँ पे इंटरप्रिटेशन होनी है, जहाँ पे समझ बुझ क्रिएट होनी है। अगर ये एरिया डैमेज हो जाता है या इसके और इसके हमारे पास कनेक्शन कट कर दिए जाते हैं तो सेंसेस भी होंगी, एक बंदा सुन भी सकेगा थ्रू ऑडिटरी एसोसिएटिव एरिया और थ्रू विजुअल एसोसिएटिव एरिया, वो देख भी सकेगा और लफ्ज़ों को देख सकता है और लफ्ज़ों को पढ़ भी सकता है कि ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है। लेकिन उस लफ्ज़ की समझ बुझ, उस लफ्ज़ के पीछे थॉट क्या कन्वे की जा रही है, उस सेंस के पीछे क्या थॉट है, उस ऑडिटरी सिग्नल के पीछे क्या थॉट कन्वे की जा रही है, वो उस ऑडिटरी सिग्नल को इंटरप्रेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले ऑडिटरी इंटरप्रेटेटिव एरिया की बात करूँ तो कोई, जब मैं उस एक बंदे को कह रही हूँ या पेशेंट को कह रही हूँ मेरे पास आओ, उठकर मेरे पास आओ, तो वो सुन रहा है इस बात को, ठीक है, सुन रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रही है। ठीक है, उसने सुन लिया क्योंकि ऑडिटरी इंटरप्रेटेटिव एरिया जो है वो हमारे पास है, इंटैक्ट है। लेकिन जब तक यहाँ से सिग्नल वर्निक्स में नहीं जाते और इंटरप्रेट नहीं होते, समझ बुझ क्रिएट नहीं होगी, उसको नहीं समझ आएगा कि वो क्या कहना चाह रही है। सो अगर हमारे पास क्या होता है, वर्निक्स डैमेज हो जाता है तो ऑडिटरी सिग्नल्स हैं, हियरिंग है उसकी, वो सुन रहा है, लेकिन वो क्या सुन रहा है उसको नहीं पता कि वो क्या सुन रहा है। अगर मैं उसको कह देती हूँ कि तुम्हारा क्या नाम है, मुझे अपना नाम बताओ, उसने ये आवाज़ सुन ली है लेकिन उसे नहीं पता कि मैं उससे क्या पूछ रही हूँ। क्यों? क्योंकि वर्निक्स एरिया ही नहीं है और उसको कोई इंटरप्रिटेटिव पावर है ही नहीं। सेम एज विजुअल इंटरप्रिटेटिव एरिया का क्या काम होता है। अब जो विजुअल इंटरप्रिटेटिव एरिया है हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इसको हम एंगुलर गायरस का एरिया भी कहते हैं और ये हमें रीडिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, वर्ड्स को रीड करने में। तो इस एरिया की मदद से ना मैं पढ़ सकती हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये लफ्ज़ क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या थॉट है, ये सब समझने के लिए यहाँ से फाइबर्स जाते हैं इस वर्निक्स एरिया में और इंटरप्रिटेशन जनरेट होती है। अगर इस एरिया का और इसका कनेक्शन हम कट कर देते हैं या वर्निक्स डैमेज हो जाता है तो पर्सन जो है वो वर्ड्स को पढ़ सकता है लेकिन उनको ये नहीं बता सकता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ लेगा दिस एज अ बुक, लेकिन उसे नहीं पता कि मैंने क्या चीज़ पढ़ी है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। या अगर कोई कहानी रीड कर रहा है तो कोई जो इंटरप्रिटेशन हमारे माइंड में पूरा वो सिनेरियो सीन चल रहा होता है वो नहीं चलेगा क्योंकि उसको समझ नहीं है वो क्या पढ़ रहा है। सेम एज अगर हम उसे कोई चीज़, जो सोमैटिक एसोसिएशन एरिया का क्या काम होता है कि इसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि इसको आंखें बंद करके सेंस करके बताओ कि क्या काम है। ठीक है, सेंसरी एसोसिएशन एरिया का क्या काम होता है, किसी ऑब्जेक्ट के टेक्सचर को फील करना, ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में बताना। तो हम उसकी आइज़ क्लोज कर रहे हैं, उसको कॉइन दे रहे हैं, ठीक है, वो उस कॉइन को सेंस कर पा रहा है, उसने उसको टच किया, उसे पता है कि उसने किसी चीज़ को टच किया। ठीक है, लेकिन वो कभी भी नहीं बता सकेगा कि ये ओवल इन शेप है, ये सर्कुलर है, ये एक कॉइन है जिसको मैं टच कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन यहाँ होनी है, यहाँ सिग्नल जाने हैं तो पता चलना है ना कि ये ओवल है और ये सर्कुलर है और ये कॉइन है या ये पेंसिल है, कोई भी चीज़ है। तो सेंसेस इंटैक्ट हैं लेकिन सेंसेस की समझ बुझ सारी की सारी कहाँ पे होती है, इस वर्निक्स एरिया में। वर्निक्स डैमेज हो गया तो ये सारी समझ बुझ भी ख़त्म हो जाएगी। एक ये बात, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वर्निक्स एरिया ना हमें जो थॉट प्रोसेस होता है ना हमारा, उसमें भी हमें हेल्प करता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि मेन सारी की सारी सेंसरी इंपल्सेस इसके पास जा रही हैं फॉर इंटरप्रिटेशन समझने के लिए। अगर इस एरिया के इसीलिए ना बहुत सारे नाम है। ठीक है, इसको हम जनरल इंटरप्रिटेटिव एरिया भी कहते हैं, एग्नोस्टिक एरिया भी कहते हैं, नोइंग एरिया भी, टर्शियरी एसोसिएटिव एरिया भी, लेकिन साइंटिस्ट के नाम पर कि जिसने इसको डिस्कवर किया था इसका नाम वर्निक्स एरिया रख दिया गया। अगेन यहाँ पर वो बात लिखी हुई है कि अगर वर्निक्स डैमेज हो जाता है तो पर्सन सुन सकता है लेकिन उसे ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या सुन रहा हूँ। अगेन वो देख भी सकता है क्योंकि जो एंगुलर गायरस है या विजुअल इंटरप्रिटेटिव एरिया वो तो इंटैक्ट है, वो लफ्ज़ों को पढ़ भी सकेगा लेकिन लफ्ज़ों को अरेंज नहीं कर सकेगा, उन लफ्ज़ों के पीछे जो थॉट कन्वे की जा रही है उसको नहीं समझ सकेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक मैं आपको ऐसे दे देती हूँ ऑडिटरी की कि देखो कोई एक ऐसी ज़ुबान है, कोई फ़ारसी है या कोई फ्रेंच है, कोई भी ऐसी ज़ुबान है जो मुझे नहीं आती। ठीक है, अब वो गाना चल रहा है तो मैं सुन रही हूँ लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह ही होता है जिन लोगों का वर्निक्स एरिया डैमेज होता है वो सुनते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते। सेम एज़ ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है,
यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने ये एग्जांपल दी थी कि जो तारे ज़मीन पर बचा था उसमें क्या था कि ये वाला विजुअल एंगुलर गायरस वाला एरिया ही डैमेज था। तो तब क्या हो रहा था कि उसको पता था ये वर्ड्स हैं, लेकिन वो उन वर्ड्स को भी नहीं पढ़ पाता था। ठीक है, तो इसकी मदद से हम वर्ड रीड करते हैं और इसकी मदद से हम उन वर्ड्स का मतलब समझते हैं। ठीक है, अगर ये डैमेज है तो क्या लिखा हुआ है हमें वो नहीं समझ आएगा, लेकिन हम उसको रीड कर लेंगे, हम लफ्ज़ पढ़ लेंगे। और अगर ये वाला डैमेज है ना तो फिर हम रीडिंग ही नहीं कर सकते। जब भी हमारे सामने वर्ड्स आएंगे तो वर्ड्स ब्लर हो जाएंगे। जैसे वो बच्चा था उस मूवी के अंदर, उसको क्या था कि उसके अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में हर चीज़ नज़र आती थी, उसकी विजन बिल्कुल ठीक थी क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स की मदद से। और उसके अलावा जब उसे पेपर दिया जाता था और कहा जाता था ये पढ़ो, उसे ये पता था कि ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, लेकिन वो उन लफ्ज़ों को पढ़ नहीं पाता था, ब्लर हो जाते थे वर्ड्स उसके लिए ऐसे, ठीक है, जंबल हो जाते थे और उसके दिमाग में कुछ और ही मूवी चलना शुरू हो जाती थी। तो इस वाली एरिया के डैमेज को हम क्या कहते हैं, वर्ड ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्योंकि ओवरऑल तो वो ब्लाइंड नहीं है, वो हर चीज़ देख सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या नहीं देख पा रहा, लफ्ज़ नहीं देख पा रहा, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, वर्ड ब्लाइंडनेस या वर्ड डिसलेक्सिया। और अगर हमारे पास ये एरिया डैमेज होगा, ठीक है, अब वो सुन ही नहीं सकेगा लफ्ज़ों को। ठीक है, ओवरऑल हियरिंग पावर उसकी ठीक होगी, लेकिन वो वर्ड्स जो हैं स्पेसिफिक उनको नहीं सुन सकेगा और उसको हम बोलते हैं वर्ड डेफनेस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड डेफनेस। सो वर्ड डेफनेस और वर्ड ब्लाइंडनेस है। और एक वर्निक्स के एरिया के डैमेज को हम कहते हैं एफेजिया। वर्निक्स के डैमेज को हम कहते हैं एफेजिया और इसके डैमेज को हम कहते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस या फिर डिसलेक्सिया, और इसको कहते हैं वर्ड डेफनेस। इस जो एफेजिया ना वो दो तरह का होता है। एक हमारे पास वर्निक्स एफेजिया होता है कि जिसमें से वर्निक्स होता है, और एक ग्लोबल एफेजिया होता है कि जिसमें सारे पोर्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब फर्दर आगे चलते हैं कि हमने एंगुलर गायरस सारे का सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये हमें क्या हेल्प करता है, रीडिंग में हेल्प करता है। और अगर नहीं होगा तो हम लफ्ज़ को रीड नहीं कर सकेंगे, पता है वो वर्ड है लेकिन उसको रीड नहीं कर पा रहे। देन हमारे पास आ जाता है डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास ना दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब ये वाला जो मोस्टली 95% लोगों में ना जो लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है ना वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट वाला जो हेमिस्फीयर है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और 5% में राइट हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेंट होगा। अब ये जो 95% है इनमें हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो डोमिनेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो वर्निक्स एरिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, इसमें वर्निक्स एरिया छोटा होगा। बाकी भी जो ब्रोकाज एरिया हैं या जो इंटेलेक्चुअल एरियाज़ है ना वो यहाँ पे ज़्यादा हाईली डेवलप होंगे। वर्निक्स एरिया या इंटरप्रिटेटिव एरिया सारे के सारे वो यहाँ पे क्या होंगे, हाईली डेवलप होंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डोमिनेंट हेमिस्फीयर है। और अगर इस नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में ना ये वर्निक्स एरिया डैमेज भी हो जाता है तब भी समझने बुझने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट तो यही था, हम इसकी मदद से समझ भी सकेंगे, सब कुछ इंटरप्रेट भी कर सकेंगे, ब्रोका की वजह से बोल भी सकेंगे। और जो लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है इसकी जो मोटर स्किल्स होती हैं वो भी बड़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो मोटर मसल्स जाते हैं वो राइट साइड पे जाते हैं। इसलिए जो जिनका लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेंट होता है ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो हमारे पास हमेशा राइट हैंडेड होते हैं। ठीक है, उनका जो राइट हैंड होता है उसकी जो स्किल मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। और जिनका ये वाला डोमिनेंट होगा उस वो क्या होंगे, लेफ्ट हैंडिनेस पीपल होंगे। तो अगर कोई उल्टे हाथ से लिखता है तो आप समझ जाएँ कि उसका राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट है, और जो राइट हैंडेड पीपल्स हैं उनका लेफ्ट जो हेमिस्फीयर है वो डोमिनेंट है। अब इसके बारे में थ्योरी क्या है, इसमें थ्योरी वो कह रहा है कि बचपन में ही ना न्यूनेट्स में, मोस्टली न्यूनेट्स में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड पे वर्निक्स एरिया है और जो बाकी सारे एरियाज़ हैं ना वो साइज़ में ही बड़े होते हैं। जब ये साइज़ में बड़े होते हैं तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ना ब्रेन की, हमेशा वो किस तरफ जाती हैं, जो थोड़ा बड़ा हो या वेल डेवलप हो। तो इन्फॉर्मेशन शुरू से इधर जाना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है यहाँ इन्फॉर्मेशन कम जाती हैं, ज़्यादा जाना शुरू हो जाती हैं, तो ये और भी वेल डेवलप हो जाता है और इसका जो फंक्शन होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। तो ये लेफ़्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स हैं जिनमें से मोस्टली लेफ़्ट वाला डोमिनेंट होता है, और डोमिनेंट में वर्निक्स और जितने भी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के साथ डीलिंग वाले एरियाज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह वहाँ पे डेवलप हुए होंगे। लेकिन डोमिनेंट का ये मतलब नहीं है कि ये डोमिनेंट है तो ये बिल्कुल ही बेकार है। इसके भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इंटोनेशन ऑफ साउंड और म्यूज़िक। अगर किसी बंदे को हम देख नहीं रहे लेकिन हम सब बैठे हुए और हमें आवाज़ आ रही है, हम किसी कॉरिडोर में से भी गुजर रहे हैं तो कोई टीचर बोल रहा है तो हम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ टीचर पढ़ा रहा है, आवाज़ से हम पहचान लेते हैं। तो